युद्ध का 18वां दिन। आज भयानक मूड में है ईरान। उसने दुबई के एयरपोर्ट को दिन दहाड़े फूंक दिया है। मैं जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुबई के बड़े एयरपोर्ट को फूंक दिया है। बगदाद में सबसे बड़ा अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है और ये बात साफ हो गया है कि ईरान ने अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन जहाज है उसको दुर्घटनाग्रस्त कर दिया है, उसको डैमेज कर दिया है और वो अब वापस अमेरिका जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सुन रहे सही। ईरान अब साफ साफ कह रहा है, खबर ये भी आ रही है रॉयटर्स से छन के, कि दो देशों ने मध्यस्थता की बात की थी, मीडिएटिंग करने की बात की थी, उसमें भी रूस और चीन को लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने गिड़गिड़ाते हुए रूस और चीन को कहा था कि मैं इस युद्ध से निकलना चाहता हूं, आप कहिए ईरान को वो हमारी बात मान जाए। लेकिन ईरान के प्रमुख जो खामनेई के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि युद्ध हम पर थोपा गया है और मैं इस मध्यस्थता को तब तक नहीं मानूंगा जब तक ईरान के साथ न्याय नहीं होगा। यहां तक उसने पहले बयान दिया था खामनेई के बेटे कि ईरान जो है वो युद्ध शुरू नहीं कर सकता था लेकिन युद्ध का अंत जरूर करेगा। अपने पिता के बारे में खामनेई ने कहा कि मेरे पिता बात के पक्षधर थे, बातचीत के वो पैरोकार थे, वो बातचीत करना चाहते थे अमेरिका के साथ, बातचीत चल रही थी, लेकिन मेरे पिता को शहीद कर दिया गया। जो बातचीत के पक्षधर थे, बातचीत के पैरोकार थे। मैं बातचीत नहीं जानता हूं, मुझे सिर्फ हथियारों की भाषा आती है और मैं हथियारों से ही अमेरिका को जवाब दूंगा। तो सोचिए, फारस की खाड़ी के बुचरखाने में अमेरिका फंस गया है। ये मेरी लाइन नहीं है, ये लाइन ईरान के फौज के प्रवक्ता की है, इब्राहिम की, जो साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका को ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं है, वो फारस की खाड़ी में फंस गया है। और आज सोचिए, सबसे बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्लान फेल हो जाएगा, मुझे नहीं लगा था कि खाड़ी देशों से मेरा पैर उखड़ जाएगा, मुझे लगा था कि खाड़ी देश मुस्लिम देश हैं, हमारे वहां सैनिक अड्डे हैं, हम वहां से बैठकर ईरान पर हमला करेंगे और ईरान इसलिए हमला नहीं करेगा खाड़ी देशों पर क्योंकि उसे डर रहेगा कि खाड़ी देश हम पर हमला कर देगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं बताया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी झूठ बोला। बहुत पहले उसके सलाहकारों ने उसे बता दिया था कि ईरान पूरी तैयारी कर रहा है। 6 महीना पहले जब युद्ध हुआ था तभी ईरान ने तय कर लिया था कि हमें किसी भी कीमत पर खाड़ी देशों पर हमला करना है, चाहे हमें इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन उसमें एक अंतर है, खाड़ी देशों के नागरिकों पर नहीं, खाड़ी देशों के उन सैनिक अड्डों पर जहां से अमेरिका फलता फूलता है। इस युद्ध में अमेरिका के नुकसान का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और ईरान अब लगातार मालामाल हो रहा है। वो दुगने कीमत पर तेल बेच रहा है और पहले जितना उस पर प्रतिबंध लगा था कि आप दुनिया भर के देशों को तेल नहीं बेच सकते हैं, ठीक उसके उलट ईरान लगातार दुगनी मात्रा में तेल बेच रहा है और दुगने दाम पर तेल बेच रहा है। और तेल रूस को दे रहा है, तेल वो चीन को दे रहा है और चीन और रूस अपने मनमाफिक दाम पर और अपने मुद्रा में उसे दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। अभी आपको पता ही है पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए और एलपीजी गैस के लिए कितनी मारामारी है। वहीं भारत को भी अब रूस जो है वो महंगा तेल दे रहा है। ईरान से जो तेल आ रहा है उसके कीमत पर अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने कहा है कि भारत की जनता ने इस युद्ध में हमारा साथ दिया है, इसलिए हम उसे एलपीजी गैस और तेल देते रहेंगे। तो भारत के लिहाज से ईरान ने फिर से दोस्ती दिखाई है। भारत को उसने चाबहार बंदरगाह भी दिया था, भारत के साथ अच्छे रिश्ते थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा भयानक है, जैसे ही खबर आई कि एक बड़ा जो नेता है ईरान का, उसके मरने की जो खबर आ रही है, जिस पर अभी लारिगीनी, जिसके बाद में अभी खुलासा नहीं हुआ है, उसके बाद ईरान ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। ईरान ने युद्ध शुरू होते ही कहा था कि हमारे पास 2.5 लाख मिसाइल है, हम इस युद्ध को 5 साल नहीं 10 साल खींच सकते हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हंस रहा था। लेकिन सोचिए, आज जो सबसे बड़ा हमला हुआ है, 17 तारीख को सबसे बड़ा दिन है ईरान के लिहाज से, और ये बड़े हमले जो हैं वो दुबई पर हो रहे हैं। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जला दिया गया है, बगदाद पर हमले हो रहे हैं, जहां जहां से अमेरिकी ठिकाने पर
अमेरिकी फाइटर प्लेन्स हैं या अमेरिकी सैनिकों के अड्डे बचे हुए थे, उन सब पर बड़ा हमला हो रहा है और ये युद्ध अब अगले चरण में पहुंच गया है। सवाल है कि अब अमेरिका क्या करेगा। उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, वो घिर गया है। वो लगातार दुनिया से कह रहा है कि जल डमरू मध्य में हमारी मदद करे, लेकिन ईरान अब अकेले नहीं है। अकेला अब इजराइल और अमेरिका पड़ गया है। अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ने के लिए अब कोई नहीं है। वहीं ईरान के साथ लड़ने के लिए अब दो देश फिर से एक साथ आ गए हैं। कहा जा रहा है कि 3 से 4 शहरों पर जो लेबनान से लगता है वहां हिजबुल्लाह ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं होर्मुज स्ट्रीट में, यमन की खाड़ी में, यमन के जो लड़ाके हैं हुती, उन्होंने लगातार समंदर में मोर्चा संभाल रखा है। तो अब ईरान को 2 देशों की मदद मिल रही है, टोटल 3 हो गया। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यूरोप के सारे देशों ने कह दिया है कि हम आपके साथ लड़ने नहीं जाएंगे। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और खुद अमेरिका का पड़ोसी कनाडा ने भी मना कर दिया है। साथ ही एशिया के देशों ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की जो कोशिश थी कि खाड़ी देशों को इस युद्ध में झोंक दिया जाएगा और खुद मुस्लिम राष्ट्र जो खाड़ी देश है वो ईरान से लड़ेंगे और इससे अमेरिका को 2 गुना फायदा होगा। वो हथियार भी बेचेगा और ईरान पर कब्जा भी कर लेगा। और ये पूरा मंसूबा फ्लॉप रहा है और युद्ध के 18वें दिन में आपको बता रहा हूं, 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था, आज 17 मार्च है। सोचिए 18 दिन हो चुके हैं इस युद्ध के। युद्ध के 18वें दिन ये साबित हो चुका है कि ईरान अब पूरी तरह से इस युद्ध के लिए कमर कस चुका है और उसके मिसाइल की जो रेंज है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान ने खुद चीन से 1000 ऐसे ड्रोन्स खरीदे हैं जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। वही अब कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अपने जो मजबूत मिसाइल्स है जिससे 3500 टन विस्फोटक ले जाया जा सकता है, जिसकी मारक क्षमता 2 से 3000 किलोमीटर तक की है, ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और खाड़ी देशों को बिल्कुल निस्ताबूद किया जा रहा है जहां जहां उसके अमेरिकी अड्डे थे। वहीं इजराइल पर लगातार हमले जारी है, लेकिन इजराइल पर 2 तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है, वहीं अब हमास भी धीरे धीरे खड़ा होने लगा है। कई इस तरह की रिपोर्ट आई है कि फिलिस्तीन में जो लड़ाके हैं, फिलिस्तीन के लड़ाके हमास, वो सक्रिय हो गया है और आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसको बड़ी चुनौती जो है वो फिलिस्तीन में मिल रही है और बहुत सारी कैजुअलिटी हो रही है उसके साथ, क्योंकि ईरान ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है उसके बाद हमास के लड़ाके खड़े हो गए हैं। तो आप मान के चलिए कि हुती जो यमन के लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह जो लेबनान का लड़ाका है और हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, इन सब के पास हथियार पहुंच रहे हैं। यह भी खबर साफ है कि चीन और रूस पूरी तरह से ईरान के साथ है और इस युद्ध में यह साफ हो गया है कि ये जितना लंबा चलेगा अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में भी घिर गया है और दुनिया का शायद ही कोई देश हो जो उसकी बातों से सहमत हो। मीडिया अब डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर है। उससे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने किसके कहने पर युद्ध शुरू किया, आपको क्यों लगा कि ईरान हमला कर सकता है। अब धीरे धीरे बात छनकर साबित हो चुका है कि अमेरिका ईरान पर तेल पर कब्जा करना चाहता था और अब उसमें असफल रहा है। हाल ही में ईरान के कई सीनेटर्स ने बयान दिए थे कि युद्ध हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन यह बहुत फायदेमंद सौदा है। लेकिन अब साबित हो चुका है, इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि अब अमेरिका के हथियारों पर दुनिया को भरोसा नहीं रहा। अमेरिका के हथियार जहां महंगे हैं वहीं अमेरिका के हथियार की मारक क्षमता खत्म हो रही है। ईरान ने सस्ते हथियारों का प्रयोग करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसके ड्रोन्स की कीमत बहुत सस्ता है, उसके मिसाइल की कीमत बहुत कम है और उसकी मारक क्षमता अमेरिका के महंगे हथियारों से कम नहीं है। तो ये बात तो साफ है कि अब खाड़ी देश जो है वो अमेरिका के सहारे नहीं है। उनको लगता है कि उनका नया रहनुमा मिल गया है और अब धीरे धीरे ही सही ईरान जो है वो खाड़ी देशों में अपना कब्जा जमाता जा रहा है। तेल पर उसका अधिकार होगा और उसके साथ रूस और चीन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। ऐसे में ईरान भारत की तरफ देख रहा है क्योंकि भारत ब्रिक्स देशों का हेड है। ब्रिक्स देश मतलब ब्राजील है, जिसमें रसिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें इंडिया है और जिसमें साउथ अफ्रीका है। तो यह भी एक बड़ा कॉम्बिनेशन हो सकता है और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि भारत सरकार ने खुलकर ईरान का समर्थन शुरू कर दिया है,
क्योंकि इजराइल के पास अब कुछ नहीं बचा है। बेंजामिन नेतन्याहू के मौत पर लगातार शक गहराया जा रहा है। कई सारे वीडियो जो बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से जारी किए गए हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डीप फेक वीडियो है, एआई का वीडियो है। इससे साफ हो गया है कि इजराइल अब इस युद्ध से बाहर हो चुका है। खुद इजराइल ने कहा है होर्मुज स्ट्रीट में अमेरिका के साथ लड़ने नहीं जा रहे हैं। अमेरिका की अब लगातार कोशिश है कि होर्मुज स्ट्रीट में कम से कम दुनिया भर के सेनाओं को शामिल किया जाए, लेकिन दुनिया भर के सेनाओं ने, दुनिया भर के देशों ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है, मना कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रीट में आप लड़िए। वही डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से 18वें दिन निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको रास्ता नहीं दिख रहा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कह दे कि हम इस युद्ध से वापस हो रहे हैं, हम जीत गए। ऐसी स्थिति में इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा और उसके बाद जो लेबनान जो है वो ताक लगाए हुए है, हिजबुल्ला ताक लगाए हुए है, यमन के लड़ाके हुती ताक लगाए हुए हैं और वो सीधे सीधे इजराइल पर कब्जा कर लेंगे। और खाड़ी देशों को अब लगने लगा है कि अब हमें अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है, अमेरिका की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, और एक नया सुपर पावर ईरान बनकर उभरा है। तुर्की का दबदबा भी कम होगा, लेकिन तुर्की की लगातार कोशिश है जो यूरोप के बॉर्डर पर है कि हम ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए। सबसे पहले जब ईरान ने लड़ना शुरू किया, तुर्की 2-4 दिनों तक देखता रहा और जैसे लगा कि ईरान इस युद्ध में लड़ लेगा, अंतिम समय तक लड़ता रहेगा, तब एर्दोगन ने बयान दिया कि हम आपस में अब नहीं लड़ेंगे जैसे हम कभी करबला में लड़े थे, जैसे हम कभी बगदाद में लड़े थे। तो आज की सबसे भयानक खबर है, युद्ध के 18वें दिन खाड़ी देशों को फिर से ईरान ने जला दिया है, वो देश जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। और अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला हो रहा है, बिजनेस सेंटर पर भी हमला हो रहा है। और इससे साफ हो गया है कि जिस तरह के हमले ईरान पर हो रहे हैं, ईरान ठीक उसी भाषा में जवाब दे रहा है। रिफाइनरी पर हमला तो रिफाइनरी उड़ाएंगे, बिजनेस सेंटर पर हमला तो बिजनेस सेंटर उड़ाएंगे, सैनिक अड्डों पर हमला तो सैनिक अड्डे उड़ाएंगे। एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि ईरान अभी भी आम लोगों को अपने युद्ध में शिकार नहीं बना रहा है। वो कम से कम एडवाइजरी जारी करता है कि आप अमेरिकी ठिकानों से दूर हो जाइए, हम उसको निशाना बनाने जा रहे हैं। तो अभी भी युद्ध की नैतिकता, उसके जो पैरामीटर्स है, उसको अभी भी ईरान फॉलो कर रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया का मुंह बंद है कि आखिर ईरान की आलोचना वो किस मुंह से करे, और डोनाल्ड ट्रंप घिर गया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।